हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का हिस्ट्री लेसन 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है कहाँ, कब और कैसे। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे एंड हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में दिए गए सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बिहार दिवस के अवसर पर राखी और आयुष पटना के गांधी मैदान में आए। मैदान में मेले जैसा माहौल था। विभिन्न पंडालों में अलग अलग गतिविधियां चल रही थी। घूमते घूमते वे लोग ऐसे पंडाल में पहुंचे जहां क्विज प्रतियोगिता हो रही थी। एक प्रश्न था, पटना का प्राचीन नाम क्या था। राखी तेजी से मंच की ओर बढ़ी, माइक अपने हाथ में लिया और जोर से बोली, पाटलिपुत्र। यानी कि पटना का प्राचीन नाम क्या था, पाटलिपुत्र। तालियों की आवाज़ के साथ राखी को पुरस्कार मिला। राखी का छोटा भाई आयुष सोचने लगा कि कोई स्थान या नाम समय के साथ कहाँ, कब और कैसे परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित मतलब क्या होता है, बदलना। चलिए अब आगे देखते हैं। आपने कक्षा 6 में हर्षवर्धन के शासन काल तक पढ़ा था। हर्षवर्धन कौन थे, पहले हम लोग ये जानेंगे। हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट थे। सम्राट मतलब क्या होता है, राजा। अंतिम हिंदू राजा थे हर्षवर्धन। और उन्होंने शासन कब तक किया, उनका शासन काल क्या था। उन्होंने 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के सम्राट थे, जिसको वर्धन राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। अब हम इस कक्षा में हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद के समय को समझने का प्रयास करेंगे। 647 ईस्वी के बाद के समय को समझने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे कि हर्ष के पहले भारत और बाद के भारत में कौन कौन से परिवर्तन आए। यानी कि हर्षवर्धन जब थे तो उनके पहले के भारत और बाद के भारत में क्या क्या बदलाव आए। तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। समय के साथ साथ हमारे समाज में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन कभी शब्दों के अर्थ, कभी स्थानों के नाम, कभी भौगोलिक सीमाओं एवं जीवन शैली के संदर्भ में होते रहते हैं। तो परिवर्तन यानी बदलाव किस में होता है, शब्दों के अर्थ में या स्थानों के नाम में। जैसे कि आपने अभी देखा कि पहले जो है पाटलिपुत्र नाम था, पटना का प्राचीन नाम क्या था, पाटलिपुत्र। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि कभी स्थानों के नाम, कभी भौगोलिक सीमाओं एवं जीवन शैली के संदर्भ में परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कि पाटलिपुत्र का नाम बदलकर अब क्या हो गया है, पटना। तो इस तरह से स्थान का नाम बदला। उसी तरह शब्दों के अर्थ में बदलाव होता है, स्थानों के नाम में, भौगोलिक सीमाओं में और जीवन शैली यानी कि रहन सहन में भी बदलाव होते रहता है। अब आगे देखते हैं। समय के साथ व्यक्तियों के खान पान, वेशभूषा, पहनावा, रीति रिवाज आदि में परिवर्तन होते रहते हैं। आप अपने ही देश के किसी दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहाँ के खान पान, पहनावा आदि में अंतर देखने को मिलेगा। जब आपको भी उनके साथ कुछ दिनों तक रहने का मौका मिलेगा तो संभव है कि आपकी जीवन शैली में भी परिवर्तन दिखने लगे। तो ऐसा बिल्कुल संभव हो सकता है। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे रहते हैं, बिहार में रहते हैं, अगर हम लोग किसी दूसरे राज्य में जाएंगे, मान लीजिए कि राजस्थान में चले जाएंगे, तो कुछ दिन वहाँ पे रहने के बाद हमारे जीवन शैली में भी थोड़ा बहुत बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आगे की चर्चा में हम मोटे तौर पर 750 से 1750 ईस्वी 8वीं शताब्दी के मध्य से 18वीं शताब्दी के मध्य तक लगभग 1000 वर्ष में होने वाले परिवर्तनों को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, शताब्दी क्या होता है, शताब्दी जो है 100 वर्ष का एक शताब्दी होता है, यानी 100 साल का एक शताब्दी। जैसे कि 365 दिन का एक साल होता है, वैसे ही 100 साल का एक शताब्दी होता है। ठीक है, और इस अध्याय में हम लोग 750 से 1750 ईस्वी के बीच के समय को समझने का प्रयास करेंगे। यानी कि लगभग 1000 वर्ष में कौन कौन से परिवर्तन आए हमारे भारत में, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बातों को जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहला है क्वेश्चन कि भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है।
तो इसका आंसर क्या होगा? भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत और आधुनिक भारत के बीच का समय जो है वो क्या कहलाता है? मध्यकालीन भारत। आधुनिक भारत मतलब क्या हुआ? मतलब अभी का जो भारत है, अभी के समय का जो भारत है उसको हम आधुनिक भारत कहेंगे, ठीक है। और आधुनिक भारत के पहले का जो समय है उसको मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत के जो पहले का समय है उसको क्या बोलेंगे? प्राचीन भारत। अब हम लोग ये देखेंगे कि ईसवी और ईसा पूर्व में क्या अंतर है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय क्या कहलाता है? ईसवी पूर्व कहलाता है। और ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय क्या कहलाता है? ईसवी कहलाता है। ईसवी पूर्व को इंग्लिश में बीसी बोलते हैं। बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्रिस्ट या फिर सीई, बिफोर कॉमन एरा, ठीक। ईसवी को क्या बोलते हैं? ईसवी को बोलते हैं एडी, एनो डोमिनी, या फिर सीई, कॉमन एरा। अब यहाँ पर हम ईसवी पूर्व और ईसवी को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि ये जो है एक पूरा समय है, ठीक। और यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ, ठीक है। तो इनके जन्म के बाद का समय जो है ये क्या कहलाएगा? ईसवी कहलाएगा। इनके जन्म के पहले का जो समय है वो क्या कहलाएगा? ईसवी पूर्व कहलाएगा। अब यहाँ पर हम एक उदाहरण से इसको समझते हैं। ईसवी पूर्व, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसवी पूर्व में हुआ था। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसवी पूर्व। तो इसी को हमने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है कि ये बीसी जो है, ईसवी पूर्व जो है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है, इस तरफ चलता है, ठीक है, यानी कि घटते हुए क्रम में चलता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसवी पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 563 साल पहले उनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु 483 ईसवी पूर्व में हुआ था। तो ईसवी पूर्व जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है, अवरोही क्रम में, यानी घटते हुए क्रम में चलता है। और एडी जो होता है, जिसको सीई बोलते हैं, एनो डोमिनी या फिर कॉमन एरा, तो ये जो है आरोही क्रम में चलता है, बढ़ते हुए क्रम में चलता है। जैसे कि 2019 के बाद क्या आया? 2020। अब 2020 के बाद क्या आएगा? 2021। तो ये जो है ये बढ़ते हुए क्रम में चलता है, ठीक। बीसी घटते हुए क्रम में, यानी ईसवी पूर्व घटते हुए क्रम में, और ईसवी बढ़ते हुए क्रम में चलता है। आई होप आपको ईसवी पूर्व और ईसवी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे है, आज हम अपने देश के लिए हिंदुस्तान नाम का प्रयोग भारत और इंडिया के पर्यायवाची के रूप में करते हैं। पर्यायवाची तो आप लोगों को पता ही होगा, पर्यायवाची क्या होता है। जैसे कि हिंदुस्तान का नाम जो है भारत भी है, इंडिया भी है, आर्यावर्त भी है। तो ये क्या है? हिंदुस्तान का पर्यायवाची है। क्या आप जानते हैं कि यह नाम 13वीं शताब्दी में तुर्क सत्ता की स्थापना के बाद प्रचलित हुआ? हिंदुस्तान नाम जो है यह 13वीं शताब्दी के बाद तुर्क सत्ता की स्थापना के बाद प्रचलित हुआ था। अब यहाँ पर देखिए एक फिगर है, ठीक। यहाँ पे क्या है? 1030 या 1030 भी बोल सकते हैं, ईस्वी में भारत, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 1030 वर्षों के बाद का ये जो है चित्र यहाँ पे है, ठीक है। भारत का चित्र है। यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे हिंद महासागर है और यहाँ पे अरब सागर है। और इसमें जो नाम लिखा गया है, यहाँ पे नामों को देखिए आप। यहाँ पे क्या है? लाहौर, मुल्तान, कांगड़ा, सिरसा, तोमर, चौहान, और क्या है? परमार है, प्रतिहार है, कलिंग, चालुक्य, चोल साम्राज्य। तो ये सब क्या है? ये सब वंश के नाम हैं। जैसे कि होता है ना मुगल वंश, मौर्य वंश, तो वैसे ही है, यहाँ पे वंशों के नाम हैं। अब आगे देखते हैं। औरंगजेब के अधीन मुगल साम्राज्य। जब मुगल साम्राज्य का, यानी मुगल वंश का जो है राजा औरंगजेब थे, तब का ये जो है मानचित्र यहाँ पे दिखाया गया, भारत का मानचित्र। और ये सब जो है यहाँ पे जो है सिंध, गजनी, कश्मीर, मुल्तान, कच्छ, गुजरात, अहमदनगर, बीजापुर, तो ये सब जो है औरंगजेब के अधीन था। औरंगजेब के अधीन ये सारे साम्राज्य थे। तो उस समय हिंदुस्तान की भौगोलिक सीमा उन क्षेत्रों पर आधारित थी जो तुर्क सत्ता के अधीन थे। लगभग 3 शताब्दी बाद मुगल वंश के संस्थापक
बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग वस्तुतः संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने। मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग वस्तुतः संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया था। यद्यपि इस क्षेत्र में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बाबर के वंशज औरंगजेब के समय में हुआ। इसी प्रकार हमारा राज्य बिहार के नाम से जाना जाता है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 13वीं शताब्दी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने किया। बिहार शब्द का प्रयोग किसने किया? सबसे पहले 13वीं शताब्दी में बिहार शब्द का प्रयोग हुआ और इसका प्रयोग किसने किया था? एक इतिहासकार ने, जिनका नाम था मिन्हाज ए सिराज। ठीक। बौद्ध विहारों की इस भूमि को अर्ज ए बिहार का नाम दिया गया और मुगल काल में अकबर ने इसे प्रांत के रूप में गठित किया। प्रांत मतलब क्या होता है? राज्य। प्रांत मतलब राज्य होता है। मानचित्र 1 के 8 प्रमुख राज्यों की सूची बनाएं। तो यहाँ पे दिया गया है मानचित्र 1, तो इसमें से आप 8 राजवंशों के जो है नाम लिख सकते हैं। तो इसमें से आप कोई भी 8 नाम चुनकर लिख सकते हैं। अब देखिए क्या है मानचित्र 2। करीब 700 सालों के बाद यानी कि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औरंगजेब के विशाल साम्राज्य दिखाता है। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का क्या मतलब है? यानी कि 17वीं शताब्दी के अंतिम में औरंगजेब के विशाल साम्राज्य दिखाता है। इसके भी प्रमुख राज्यों की सूची बनाएं। तो यहाँ पे है मानचित्र 2 और इसमें से भी आप प्रमुख राज्यों का नाम चुन कर लिख सकते हैं, उसका सूची बना सकते हैं। ठीक। यहाँ पे सभी नाम जो है दिए गए हैं। अब क्या है, दोनों मानचित्रों का अवलोकन करने पर आप क्या अंतर पाते हैं? चर्चा करें। दोनों मानचित्रों का जब अवलोकन आप करेंगे तो इसमें देखिए, इसमें वंशजों के नाम दिए गए हैं, मतलब ये जो है राजाओं से संबंधित है, शासकों से संबंधित है, और ये वाला जो है ये राज्य से संबंधित है। ठीक। अब यहाँ पर एक नोट देखिए, मानव जीवन को बेहतर और उन्नत बनाने के लिए विज्ञान के सिद्धांत पर आविष्कृत विभिन्न कल पुर्जों और मशीनों का व्यवहारिक प्रयोग खेती, कल कारखाने आदि प्रौद्योगिकी कहलाता है। ये वाला हमें जानना जरूरी था क्योंकि प्रौद्योगिकी शब्द जो है आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। मध्ययुगीन भारत का आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि पर आधारित था। मध्य भारत का यानी मध्ययुगीन भारत जो है कृषि पर आधारित था। उनका आर्थिक स्रोत जो है कृषि, यानी कि मध्ययुगीन भारत में पैसे जो आते थे वो कृषि से ही आते थे। कृषि के साथ साथ छोटे स्तर पर भी अन्य आर्थिक गतिविधियों के संकेत मिलते हैं। कृषि के अलावा और भी कई छोटे छोटे काम किए जाते थे और भी कोई अन्य काम किए जाते थे। इनसे वाणिज्य, व्यापार और शहरी जीवन की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसमें विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास की भूमिका महत्वपूर्ण थी। उत्पादन के क्षेत्र में आए तकनीकी परिवर्तनों के फलस्वरूप नगरों के विकास एवं उनकी संख्या में वृद्धि हो रही थी। लोगों के रहन सहन और विचारधारा में परिवर्तन के कारण भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की प्रौद्योगिकी में बदलाव हो रहे थे। आइए अब हम विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी में हुए परिवर्तनों पर एक नज़र डालें। प्रौद्योगिकी का मतलब तो आप यहाँ पे समझ ही गए। मानव जीवन को बेहतर और उन्नत बनाने के लिए विज्ञान के सिद्धांत पर आविष्कृत विभिन्न कल पुर्जों और मशीनों का व्यवहारिक प्रयोग क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी। यानी कि टेक्नोलॉजी का जो विकास हो रहा है धीरे धीरे, उसको क्या बोलते हैं? प्रौद्योगिकी बोलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन समय से ही खेती लोगों की आय का प्रमुख साधन रहा है। पहले खेतों में कोड़ाई के लिए कुदाल या फावड़ा का इस्तेमाल होता था, बाद में हल का इस्तेमाल होने लगा। पहले खेतों को कोड़ने के लिए कुदाल का प्रयोग होता था। कुदाल का प्रयोग अभी भी होता है, फावड़े का भी प्रयोग होता है, लेकिन हल का प्रयोग भी अभी के समय में होता है। खेतों की सिंचाई हेतु यानी खेतों की सिंचाई के लिए जल प्राप्त करने के कई साधन थे। वर्षा के जल को भी तालाबों और कुंडों में इकट्ठा कर सिंचाई की जाती थी। पहले के ज़माने में कुओं से भी सिंचाई होती थी। कुओं से पानी बाहर निकालने के लिए कई तकनीक यानी कि यंत्र प्रचलित थे। यंत्र मतलब क्या होता है? मशीन। पानी को बाहर निकालने के लिए अड़घट या घटी यंत्र का इस्तेमाल प्राचीन समय से ही होता था। बाद में रहट का इस्तेमाल होने लगा।
रहट में जंजीर लगी होती थी जो पानी को गहराई से निकाल पाना संभव बनाती है। वही दांतेदार पहिए इसे पशु शक्ति के उपयोग और जंजीर की गति को ठीक तरह से नियंत्रित करने में सक्षम बनाते हैं। चित्र 1 के बारे में दिया गया है। आज भी कई गांवों में कहीं कहीं सिंचाई के लिए रहट का प्रयोग आप आसानी से देख सकते हैं। रहट का इस्तेमाल जो है अभी भी होता है। प्राचीन भारत में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में धागों की कताई के लिए केवल हाथ से चलने वाले पहिए और तकली का प्रयोग होता था। ठीक बाद में 13वीं शताब्दी के आसपास इस क्षेत्र में चरखे का प्रयोग होने लगा। दुनिया की कमान, जिसको धुनकी बोलते हैं, भी संभवतः इसी समय भारत में आई। यहाँ पे देखिए ये है धुनिया। धुनिया किसको बोलते हैं? जो वस्त्रों को धुनते हैं। जैसे कि आपने रुई को धुनते हुए देखा होगा, उसी तरह वस्त्रों को धुना जाता था, उसको क्या बोलते हैं? जो धुनता था उसको धुनिया बोलते हैं। और ये जिस चीज़ से धुनता था वस्त्रों को, उसको धुनकी बोलते हैं। जहाँ तकली से सूत काटने में बहुत समय लगता था, वहीं चरखे से सूत काटने की गति काफ़ी बढ़ गई। जैसे जैसे चरखे और धुनकी का प्रसार होता गया, सूती कपड़े की गुणवत्ता एवं उत्पादन में वृद्धि हुई। तो जाहिर सी बात है, पहले के ज़माने में हाथों से कपड़ों को धुना जाता था। ठीक, उसके बाद जो है धुनकी और चरखों का इस्तेमाल होने लगा, तो इसीलिए कपड़े की गुणवत्ता और उत्पादन में वृद्धि हुई। जैसा कि आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि लेखन के क्षेत्र में हमारे देश के लोग तार के पत्तों का अधिकतर प्रयोग करते थे, परंतु मध्य युग में तुर्कों के आगमन के साथ लेखन में कागज का व्यापक उपयोग होने लगा। तुर्कों के आने के बाद, आगमन मतलब क्या होता है? आने के बाद। मध्य युग में तुर्कों के आने के बाद लेखन में लिखने के लिए कागज का उपयोग होने लगा। सबसे पहले कागज 100 ईस्वी के आसपास चीन में बनाया गया। 100 ईस्वी में सबसे पहले कागज बनाया गया। कहाँ पे? चीन में। अपने देश में कागज का प्रयोग 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ। भारत में कागज का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ? 13वीं शताब्दी के आसपास। इससे ज्ञान और शिक्षा के प्रसार में काफ़ी वृद्धि हुई। व्यापारिक लेन देन में भी काफ़ी सुविधा हुई। उस काल की रचनाएं आज भी पांडुलिपियों के रूप में सुरक्षित है। पांडुलिपि मतलब क्या होता है? हाथों से लिखी गई लिपि जो होती है उसको क्या बोलते हैं? पांडुलिपि। 13वीं शताब्दी के आसपास विज्ञान के क्षेत्र में समुद्री जहाज़ों पर चुंबकीय कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग हुआ। यहाँ पर हम वाक्यों को अंडरलाइन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये वाक्य जो है इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना है। इससे क्या होगा कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, और आप खुद से भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे देखते हैं। इस नवीन आविष्कार, इस नए आविष्कार, नवीन मतलब क्या होता है? नया। इस नवीन आविष्कार का समुद्री व्यापार पर अच्छा प्रभाव पड़ा। जब दिशा सूचक यंत्र यानी कि दिशा बताने वाला यंत्र का प्रयोग होने लगा तो क्या हुआ? समुद्री व्यापार में जो है बहुत सुविधा हुई। समुद्र में यात्रा करने में बहुत सुविधा हुई। दूसरा प्रमुख आविष्कार था समय सूचक उपकरणों का प्रयोग। समय सूचक मतलब समय को बताने वाला यंत्र। दूसरा प्रमुख आविष्कार था समय सूचक उपकरणों का प्रयोग। दूसरा प्रमुख आविष्कार क्या था 13वीं शताब्दी में? समय सूचक उपकरणों का प्रयोग, समय बताने वाला उपकरण का आविष्कार हुआ। 14वीं शताब्दी में सुल्तान फिरोज शाह ने फिरोजाबाद, जो कि दिल्ली में है, में एक मीनार पर अनेक नक्षत्र घड़ियों, एक धूप घड़ी और एक जल घड़ी भी लगवाई थी, जिससे समय की सही सूचना दी जाती थी। 13वीं शताब्दी में तो हम लोगों ने देखा कि दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग होने लगा और क्या हुआ? समय सूचक उपकरण का प्रयोग होने लगा। 14वीं शताब्दी में क्या हुआ? 14वीं शताब्दी में सुल्तान फिरोज शाह ने एक नक्षत्र घड़ियों और एक धूप घड़ी और एक जल घड़ी लगवाई, जिससे सही समय की सूचना दी जाती थी। युद्ध के क्षेत्र में घुड़सवार सैनिकों की सुविधा के लिए दो महत्वपूर्ण आविष्कार इसी समय हुए। पहला आविष्कार था लोहे की रकाब, जिससे सैनिकों को घोड़े पर जमकर बैठने में सुविधा प्राप्त हुई। रकाब क्या होता है? रकाब मतलब जिससे घोड़े के ऊपर बैठते हैं, जिस चीज़ पे पैर रखकर घोड़े के ऊपर बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं? रकाब। इसके उपयोग से युद्ध क्षेत्र में आक्रमण का तरीका और अधिक कारगर हो गया। दूसरा आविष्कार था लोहे का नाल, जो घोड़े के खुर में लगाई जाती थी। नाल लगाने के दो लाभ थे।
पहला, इससे नरम जमीन पर घोड़े के पैर को अच्छी पकड़ प्राप्त हो जाती थी, और दूसरा, खुरदुरे कठोर धरातल पर खुर सुरक्षित रहते थे। नाल जो है वो घोड़े के खुर में लगाया जाता है, ठीक, लोहे का बना हुआ रहता है नाल, तो वो जो है घोड़े के खुर में लगाया जाता है ताकि घोड़ा किसी भी तरह के ज़मीन पे अच्छे से चल सके, उसका खुर जो है वो सुरक्षित रहे। भारत में इन दोनों आविष्कारों का प्रचलन 9वीं शताब्दी के बाद से हुआ, जिसके फलस्वरूप युद्ध नीति में काफ़ी परिवर्तन हुए। 9वीं शताब्दी के बाद इन दोनों का आविष्कार हुआ, रकाब का इस्तेमाल, लोहे की रकाब का इस्तेमाल और लोहे का नाल का इस्तेमाल जो है 9वीं शताब्दी के बाद हुआ, परंतु इसका व्यापक प्रयोग तुर्कों के आगमन के बाद ही संभव हुआ। लेकिन इसका प्रयोग जो है तुर्कों के आने के बाद ही संभव हुआ, तुर्कों के आने के बाद इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। नई प्रौद्योगिकी एवं विचारधारा लाने में भारत के बाहर से आए लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। भारत के बाहर से जो लोग आए उनका बहुत बड़ा योगदान है। नई प्रौद्योगिकी, नए टेक्नोलॉजी और नए विचारधारा को भारत में लाने का बहुत बड़ा योगदान है बाहरी लोगों का। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन समय से ही इस उपमहाद्वीप के लोग व्यापार करने दूसरे देशों में जाते थे, ठीक इसी प्रकार इन देशों से भी लोग व्यापार करने भारत आते थे। भारत के लोग भी व्यापार करने दूसरे देश जाते थे और दूसरे देशों से भी लोग व्यापार करने भारत आते थे। ऐसे ही एक व्यापारियों का समूह अरब प्रायद्वीप में भारत के पश्चिमी तट से होकर भारत आया। धीरे धीरे इनमें कुछ व्यापारियों ने यहाँ रहना प्रारंभ कर दिया। तो ऐसे ही अरब प्रायद्वीप से भारत के पश्चिमी तट से होकर लोग जो है भारत आए, और उन व्यापारियों ने क्या किया, धीरे धीरे यहाँ पे रहना शुरू कर दिया। अरब लोगों ने 8वीं शताब्दी में सिंध पर अपना शासन भी स्थापित कर लिया। अरबी लोगों ने क्या किया, 8वीं शताब्दी में सिंध पर अपना शासन जमा लिया। इन्हीं अरबों के साथ भारत में एक नए धर्म इस्लाम का आगमन हुआ। इस्लाम धर्म में लोग यह मानते थे कि एक ही ईश्वर है, अल्लाह। हजरत मोहम्मद अल्लाह का पैगाम यानी संदेश लाने वाले पैगंबर, हजरत मोहम्मद जो है वो क्या कहलाते थे, पैगंबर कहलाते थे। इस्लाम धर्म के अनुयायी मुसलमान कहलाते हैं। इस्लाम धर्म को मानने वाले क्या कहलाते हैं, मुसलमान। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ और पथ प्रदर्शक मानते हैं। जैसे कि हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है रामायण, महाभारत, गीता, तो उसी तरह मुसलमान जो है, मुसलमान का धर्म ग्रंथ क्या है, कुरान शरीफ। अरब लोग अपने साथ अपने यहाँ की रीति रिवाज, पहनावा और पकवान लेकर भी आए। इनके प्रमुख पकवानों में पुलाव, बिरयानी, कोरमा, फिरनी आदि प्रमुख हैं। तो अरबी लोगों का प्रमुख खाना क्या था, पुलाव, बिरयानी, कोरमा, फिरनी आदि। तो ये सब जो है अभी भी खाया जाता है। कालांतर में ऐसे ही नए प्रभाव तुर्क, अफगान और मुगल भारत में लेकर आए। अरबों का प्रभाव भारत के सीमावर्ती एवं तटीय क्षेत्रों तक सीमित रहा। इस संपर्क से ज्ञान, विज्ञान और वैचारिक स्तर पर सीमित आदान प्रदान हुआ। कालांतर मतलब क्या होता है, आगे चलकर। कालांतर में तुर्क, अफगान, ईरानी और मुगलों ने इस देश में प्रवेश किया और भारत में अस्थायी राज्यों की स्थापना की। तो बाद में क्या हुआ, तुर्क, अफगान, ईरानी और मुगलों ने भारत में प्रवेश किया और भारत में अस्थायी राज्यों की स्थापना की। इनके आने से सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन में ज़्यादा व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़े। अब यहाँ पर नोट है, मध्यकाल के कौन कौन से खाद्य पदार्थ हम आज भी खाते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, पुलाव, बिरयानी, कोरमा, फिरनी, ये सब आज भी खाया जाता है। उस दौर में आम लोग क्या पहनते होंगे, उस दौर में पुरुष लोग जो है धोती पहनते थे और महिलाएं जो थी वो लोग लहंगा पहनती थी, जिसको घाघरा बोलते हैं। आज के टाइम में घाघरा को क्या बोला जाता है, लहंगा। तो वही जो है महिलाएं पहनती थी। अब यहाँ पे दूसरा है कि क्या कारण रहा होगा कि भारत अतीत से ही संसार के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। तो भारत जो है बहुत पहले से ही लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा है। इसके तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यहाँ का रहन सहन, भारत के निवासियों का रहन सहन, उनकी खान पान, उनकी वेशभूषा, सब कुछ जो है दूसरे देशों के लोगों को प्रभावित करता है। तो इसीलिए जो है भारत शुरू से ही संसार के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। इनसे हमारी भाषा, रहन सहन, पोशाक, रीति रिवाज आदि प्रभावित हुए और उनमें एक मिली जुली परंपरा का विकास हुआ। जब दूसरे देशों से और भी लोग आ गए भारत में, तो एक मिली जुली संस्कृति का विकास हुआ।
मतलब सबों का रहन सहन जो है अलग था, पोशाक, रीति रिवाज सब कुछ अलग थे। तो इसीलिए जो है मिली जुली संस्कृति का और परंपरा का विकास हुआ। तो इसे ही गंगा जमुनी संस्कृति कहते हैं। मिली जुली संस्कृति को ही क्या बोलते हैं? गंगा जमुनी संस्कृति। तो गंगा जमुनी संस्कृति के बारे में हम लोग आगे की इकाइयों में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या आपको अपने गांव में गंगा जमुनी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है? तो इसका आंसर जो है सबके लिए अलग अलग होगा, क्योंकि सब जो है अलग अलग गांव अलग अलग जगहों में रहते हैं। तो मेरे गांव में गंगा जमुनी संस्कृति की झलक देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पर सभी ज़्यादातर हिंदू हैं और सभी एक जैसे ही, एक तरीके से ही रहते हैं। सबों का रहन सहन जो है लगभग एक ही जैसा है। आई होप आपको गंगा जमुनी संस्कृति जो है समझ में अच्छे से आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध विद्वान सैयद सुलेमान नदवी ने भारत में बस गए अरब के एक कवि अबू जिला सिंधी के एक अरबी गीत का उदाहरण दिया है, जिसमें वह भारत की दिल खोलकर प्रशंसा करता है। तो अरब के एक कवि हैं जिसका नाम है अबू जिला सिंधी, तो उन्होंने ही भारत का प्रशंसा किया है। तो उसी का यहाँ पे विवरण जो है लिखा हुआ है। तो ये एक अरबी गीत है, अरबी गीत को हिंदी में करके यहाँ पे दिया गया। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। प्रशंसा में उन्होंने क्या लिखा है? मेरे मित्रों ने नहीं माना और ऐसी अवस्था में यह बात ठीक नहीं थी, जबकि भारत की और युद्ध में भारत के तीर की प्रशंसा हो रही थी। अपने प्राणों की सौगंध, यह वह भूमि है जब इसमें पानी बरसता है तब उससे उन लोगों के लिए दूध, मोती और लाल उगते हैं जो श्रृंगार से रहित हैं। इसकी मुख्य चीज़ों में कस्तूरी, कपूर, अंबर, अगर और अनेक प्रकार के सुगंधित पदार्थ उन लोगों के लिए हैं जो मैले हों, और भांति भांति के इत्र, जायफल, संबुल, हाथीदांत, सागौन की लकड़ी और चंदन है। और यहाँ के बब्बर शेर, चीते, हाथी तथा हाथी के बच्चे होते हैं। यहाँ के पक्षियों में कुलंग, तोते, मोर और कबूतर हैं। वृक्षों में यहाँ नारियल, आबनूस और काली मिर्च के पेड़ हैं। और हथियारों में तलवारें हैं जिनको कभी सिकली की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ ऐसे भाले हैं जब वे हिले तो उनसे सेना की सेना हिल जाए। तो क्या मूर्ख के सिवा कोई और भी ऐसा है जो भारत के इन गुणों को अस्वीकार कर सकता है? तो यहाँ पर जो प्रशंसा लिखी है अरबी के कवि ने भारत के बारे में, तो यही कारण है कि शुरू से ही भारत जो है संसार के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। इस समय स्थानीय धर्म में काफ़ी बदलाव आया। इस देश के बहुत सारे लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। हिंदू धर्म मानने वाले लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें कई तरीकों से पूजते हैं। कभी कभी अग्निकुंड में होम, जिसको क्या बोलते हैं? हवन। होम को क्या बोलते हैं? हवन भी करते हैं, जिसे यज्ञ कहा जाता है। और यहाँ पे नोट क्या है? भक्ति संतों के वैसे दोहों पर चर्चा करें जिसे आपने हिंदी की पुस्तक में पढ़ा है। जैसे कि हम लोग कौन सा दोहा पढ़ते हैं? रहीम के दोहे पढ़ते हैं और कबीर के दोहे पढ़ते हैं। तो उन्हीं के दोहों पर क्या बोल रहा है? चर्चा करने बोलते हैं। तो रहीम का दोहा जो है वो बहुत सारा है, जैसे कि तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम के काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। तो इस तरह का जो है दोहा जो है भक्ति संतों का है। मध्य युग में हिंदू धर्म में भी कई बदलाव देखने को मिले। मध्य युग में हिंदू धर्म में भी कई बदलाव देखने को मिला। यूँ तो भारत में हर जगह हिंदू धर्म मानने वाले लोग प्रायः शिव, विष्णु, राम और कृष्ण जैसे देवताओं को मानते हैं। लेकिन इस काल में तांत्रिक विचारधारा शैव मत की एक शाखा के रूप में उभरा। इसमें कपाल यानी खोपड़ी धारण करना तथा कपाल में ही भोजन ग्रहण करते थे। जो तांत्रिक सब होते हैं वो लोग क्या करते हैं? कपाल में ही भोजन करते हैं। ठीक है, कपाल जो होता है यानी हड्डी जो होती है, खोपड़ी जो होती है, उसमें ही भोजन करते हैं और उसमें ही भोजन पकाते भी हैं। तो यहाँ पर एक नोट है, हिंदू धर्म में देवी देवताओं के प्रति आस्था व्यक्त करने की अलग अलग तरीके या पद्धतियाँ संप्रदाय कहलाती है। इसको भी याद रखना है। संप्रदाय का यहाँ पे एक तरीके से परिभाषा दिया गया है। जैसा कि आपको याद होगा कि गुप्त काल में वैष्णव संप्रदाय लगभग पूरे भारत में फैल चुका था। अब आगे संप्रदाय का बात हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे संप्रदाय का परिभाषा दे दिया गया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। अपनी उदारवादी प्रवृत्ति तथा विष्णु के अवतार के रूप में लौकिक देवताओं की उपासना के कारण यह संप्रदाय अधिक लोकप्रिय हुआ। इसमें कृष्ण की रास लीला का बड़ा महत्व है।
गुप्त काल में मातृ देवी की उपासना पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो चुकी थी। पार्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, श्री काली आदि अनेक रूपों में शक्ति की उपासना प्रचलित थी। 7वीं शताब्दी से इस उपासना में तंत्र मंत्र का विकास बड़े पैमाने पर हुआ। तांत्रिक मंत्र के अंतर्गत ध्यान, योग तथा चर्या यानी अनेक प्रकार के आचार की व्यवस्था थी। इनके अलावा या इनके अतिरिक्त इस काल में समाज में ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। राजाओं द्वारा बड़े बड़े मंदिरों के निर्माण में रुचि बढ़ने लगी। दक्षिण भारत के चोल शासक अपने भव्य मंदिरों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। दक्षिण भारत के जो चोल शासक हैं वो भव्य मंदिरों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। चोल शासकों के बारे में हम इकाई 2 में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक नोट है, वैसे वस्तुओं की सूची बनाएं जिसे हवन में डाला जाता है। तो हवन में क्या डाला जाता है? घी डाला जाता है, धूप डाला जाता है। धूप जो कि पूजा वाला होता है, धूप और घी वगैरह उसमें डाला जाता है। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में हुई। भारत में इस विचारधारा के कई संत हुए जिनका नाम हम लोग आज भी सुनते हैं, जैसे कि कबीर, रैदास, नानक, रामानंद आदि प्रसिद्ध संत कवि थे। इनके दोहे आज भी आप आम आदमी द्वारा सुनते होंगे एवं हिंदी की पुस्तकों में पढ़ते होंगे। इन लोगों ने इस बात को समझाने का प्रयास किया है कि बिना किसी कर्मकांड यानी कि बिना किसी बाहरी दिखावे के प्रेम, भाईचारा एवं भक्ति के द्वारा भगवान के करीब पहुंचा जा सकता है। भगवान से जुड़ने के लिए हमें यज्ञ और हवन करने की जरूरत नहीं होती है। हम भक्ति और प्रेम और भाईचारे के जरिए भी भगवान के करीब पहुंच सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। इन भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो सूफी संत कहलाए। तो मुसलमान संत क्या कहलाते हैं? सूफी संत। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना, धन दौलत व पद सब त्याग कर गरीबों और लाचारों की सेवा करना ही धर्म है। बिहार के प्रसिद्ध हिंदी भक्त कवियों में दरिया साहब का नाम भी उल्लेखनीय है। तो इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। बिहार के प्रसिद्ध हिंदी भक्त कवियों में दरिया साहब का नाम भी उल्लेखनीय है। इनका जन्म शाहाबाद जिले के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। पटना जिले के मनेर के प्रसिद्ध हजरत शरफुद्दीन अहमद प्रमुख सूफी संत थे। तो प्रमुख सूफी संत कौन थे? पटना जिले के मनेर के प्रसिद्ध हजरत शरफुद्दीन अहमद। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह का उदय। अभी आपने देखा कि मध्यकाल में जीवन के विविध क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ। इन परिवर्तनों ने लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित किया। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कई समुदाय अस्तित्व में आए। इसी काल में राजपूतों ने भारतीय इतिहास में एक नई शक्ति के रूप में पदार्पण किया। राजपूत कौन थे? राजपूत कौन थे और कहाँ से आए, इस पर इतिहासकार का एक मत नहीं है। मतलब राजपूतों के बारे में सभी इतिहासकारों का अलग अलग मत है। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत ही नहीं बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे। एक अन्य समुदाय कवि और चारण का था जो राजाओं के पराक्रम, उनकी दयालुता और विजय गाथाओं का गुणगान करता था। इस काल में जन्म लेने वाले अनेक जातियां सामाजिक क्षेत्र में अब भी सक्रिय है। राजाओं के दरबार में मुख्यतः लिखने पढ़ने का कार्य करने वाले कायस्थ जाति भी इसी काल में प्रकाश में आई। इसके अलावा सिख, जाट आदि समुदाय भी राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे। अब यहाँ पर है, इस समय बिहार में बहुत से जनजातीय समुदायों का उदय हुआ जिसमें चेरों राजवंश प्रमुख था। इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। चेरों ने शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पलामू जिलों में शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। चेरों ने लगभग 300 वर्षों तक इस क्षेत्र में एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में बने रहे। चैनपुर, शाहाबाद जिला पर बागमल नामक चेरो सरदार का कब्जा था जिसको 2 बेटे चांद एवं मुंड इस क्षेत्र के चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों की लोक कथाओं से जुड़े हुए हैं। अब हम लोग आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के फलस्वरूप खेती योग्य भूमि की तलाश हो रही थी। जंगल काटे जा रहे थे। जंगलों में रहने वाले वनवासियों को जंगल छोड़ना पड़ रहा था। कुछ वनवासी जंगलों को खेती योग्य भूमि बनाने में जुट गए थे, वे किसान बन गए। जो वनवासी जो है जंगलों को खेती योग्य भूमि बनाने में जुटे हुए थे, वे किसान बन गए। धीरे धीरे उनके जीवन में जटिलता आने लगी। किसानों का ये नया समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। किसानों के बीच सामाजिक और आर्थिक अंतर दिखाई पड़ने लगा।
उनके बीच ऊंच नीच की भावना पनपने लगी। वे जातियों एवं उपजातियों में विभाजित होने लगे। ये जातियां स्वयं अपना नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। तो कैसे कैसे परिवर्तन हुआ है आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, तो यहीं से जो है जाति और उपजाति और भेदभाव ये सब यहीं से शुरू हुआ। हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक स्रोत के बारे में। ऐतिहासिक स्रोत का मतलब क्या होता है? इतिहास को जानने के साधन। इतिहासकार अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं और इस काम में विभिन्न साधनों का उपयोग करते हैं। ऐसे सभी साधन जो है स्रोत कहलाते हैं। तो इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि स्रोत क्या होता है तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पिछली कक्षा में भी आपने ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में एक समझ विकसित की थी। इन स्रोतों में लिखित रचनाएं अथवा पांडुलिपियां, अभिलेख, सिक्के, भग्नावशेष, चित्र इत्यादि शामिल हैं। प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल में इन स्रोतों की संख्या में वृद्धि हुई और इनमें विविधता भी आई। मध्यकाल में प्राचीन काल की तुलना में और ज़्यादा स्रोत बन गए इतिहास को जानने के लिए, किंतु प्रधानता लिखित सामग्री की ही रही। जैसा कि आप जान चुके हैं कि 13वीं शताब्दी के भारत में कागज का प्रचलन व्यापक ढंग से होने लगा था। इस काल में लिखी गई पांडुलिपियां एवं प्रशासन संबंधी अन्य प्रपत्र अभिलेखागारों एवं पुस्तकालयों में सुरक्षित है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अभिलेखागार क्या होता है। ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित यानी कि इकट्ठा किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरा का रिकॉर्ड रखते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही एंड हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी के चैप्टर को पढ़ेंगे एंड इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।